गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे? मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने दो चीजें देखे थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा है सीड सिलेक्शन एंड सोविंग। ठीक है, तो दोनों हमको समझ में आ गया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या था और जो सीड सिलेक्शन है यानी कैसे सीड का सिलेक्शन करना है हमको, और सोविंग किस तरह से हमको सोविंग यानी गड़ाना है, जो बीज है उसको पर्टिकुलर डीप जो सॉइल है उसमें कितने डीप में आपको उस सीड को गड़ाना है। उसके बाद में टॉपिक है मैन्योरिंग। यू नो मैन्योरिंग मीन्स खाद, है ना। मैन्योरिंग यानी क्या होता है? खाद। प्लांट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, यानी सभी प्लांट को, जैसे हमको ग्रो होने के लिए फूड की जरूरत होती है, जिस फूड से हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट। उसी तरह से जो प्लांट है, अब जो बेबी प्लांट है जो क्या हो गया, उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस अगर शुरू होने वाला है उसमें, तो उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये उसको कहाँ से मिलता है? सॉइल से, जिस जहाँ पर वो गड़ा हुआ है। They get these nutrients from the soil, therefore by the time of crop is harvested, it has take away some of the nutrient present in the soil। यानी उस सॉइल में जब हार्वेस्टिंग हो जाती है यानी कटाई हो जाती है उस प्लांट की, तब उस सॉइल में से जो मात्रा होती है 100% अगर वहाँ पर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और वहाँ पर कोई प्लांट ग्रो हुआ, तो वहाँ का 70% जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट क्या कर लेती है? गेन कर लेती है। देन it has this way the nutrients get used up if land is cultivated for a long time, this cause the crop yield to start falling। यानी अगर हम लंबे समय तक उसी फील्ड में अगर बार बार ग्रो करते हैं किसी प्लांट को, तो वहाँ पे ग्रो होने वाले जो प्लांट है उनमें जो यील्डिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? कम होता है, क्योंकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है? खत्म होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। Therefore these nutrients need to the replaced from time to time। This can be done either by natural method or the adding manure and fertilizer to the soil। लेकिन हमको उसको फिर से उसमें अगर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उपजाऊ करना है उस भूमि को, तो हमको वहाँ पर क्या ऐड करना पड़ता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी हम इसका यूज करके उस मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल मेथड। इसमें सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में पहला है फील्ड फॉलो। One way of falling land to naturally against the nutrient is the leaves eat free for one or more seasons। यानी एक या एक से ज्यादा सीजन्स में हम क्या करते हैं? अलग अलग सीजन में अलग अलग जो क्रॉप है वो हम वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। डेड प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर that collect one land are decomposed by the microbes, thus the nutrient are returned to the soil। यानी जैसे वहाँ पर बहुत सारा पहले घास था, फिर उस घास को हमने क्या किया? वहाँ से हटा दिए। हटा देने के बाद में उसके जो भी अवशेष बचे हुए हैं वो क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। वहाँ छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, वो क्या होंगे? डेड होने के बाद में उसका भी डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद में जो माइक्रोब्स है वो डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद में वो जो मटेरियल है वो मैन्योर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये है फील्ड फैलो। सेकंड है क्रॉप रोटेशन। ईच क्रॉप यूज मोर ऑफ द सम न्यूट्रिएंट एंड लेस ऑफ अदर्स। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रो होने के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको ग्रो होने के लिए कम न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। फार्मर देयरफॉर चेंज आइदर क्रॉप इन ईच सीजन सो दैट द सॉइल इज नॉट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। यानी जो
फार्मर है वो क्या करता है कि अगर उसने कोई पैडी को क्या किया वहाँ पर ग्रो किया, तो वो अल्टरनेट दूसरे प्लांट को ग्रो करता है कि क्योंकि हमको पता है कि जो पैडी का प्लांट होता है उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। तो अल्टरनेटली वो क्या करता है, उस पैडी को जैसे ही हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है उसके करने के बाद में दूसरे पी प्लांट जो है उनको वहाँ पर क्या करता है, ग्रो करता है। पी प्लांट है, बीन्स है, सीरियल्स के प्लांट्स है। देन दिस इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। और ये जो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। इसका एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, जैसे किसी फील्ड में हमने क्या ग्रो किए, राइस या वीट क्या किए, ग्रो किए। अब राइस या वीट हम जब उसमें ग्रो करते हैं, जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में वहाँ पर क्या लगाया गया, वीट और राइस यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। यानी जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो ज्यादा मात्रा में राइस और वीट के प्लांट को लगता है। दिस नाइट्रोजन कैन बी नेचुरली रिप्लेस्ड इफ द नेक्स्ट क्रॉप ग्रो दैट द लेग्यूम लाइक द पी और ग्राउंड नट। अब देखिए वहाँ के नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे ऐसे प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा जो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन में सॉल्युबल नाइट्रोजन में वहां पर क्या कर सके, फिक्स कर सके। अब नेक्स्ट है, you have read in class 7 the bacteria called rhizobium are present in the nodules of the roots of leguminous plant। यानी जो लेग्यूमिनियस प्लांट होता है उसके रूट में एक बैक्टीरिया होता है जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, उसका नाम है राइजोबियम। जो रूट है उसमें वो रहता है और रहकर क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को गेन करता है और एटमॉस्फेरिक जो एयर बेस्ड नाइट्रोजन है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में फिर कहाँ पे डिसॉल्व करता है, सॉइल में। Then they can fix atmospheric nitrogen to form the water soluble nitrogen compound. The soil is then ready for the next wheat or rice crop। और जब पी और ग्राउंड नट के जो प्लांट्स हैं, जब वहाँ से उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो फिर से वो जो वहाँ का जो फील्ड का सॉइल है वो फिर से भरपूर मात्रा में वहाँ पर नाइट्रोजन होता है, जिससे हम क्या ग्रो कर सकते हैं, वीट और राइस के प्लांट वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। However, if overfused नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड क्रॉपिंग। Sometimes two or more crop are grow together in the same field. The crop are chosen in such a way that the nutrient need of one crop are fulfilled by the other। यानी हम कभी-कभी क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग मीन्स जैसे अभी पैडी की खेती की जाएगी, आप सभी को पता है, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन होता है फील्ड का वहाँ पर सीरियल्स के प्लांट ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि जो सीरियल्स के प्लांट है वो लेग्यूमिनियस में आते हैं, मैंने आपको बताई। तो उसमें जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजन की मात्रा तो ठीक ही रहेगी, लेकिन जो पैडी का प्लांट है उसको जितना न्यूट्रिएंट लेना है वो ले लेगा और बचा हुआ न्यूट्रिएंट कौन लेता है, उसमें जो मिक्सिंग प्लांट किया गया है। Any leguminous crops such as pea, soya bean and green beans and the cereal crops like wheat or rice can be grow together in the same field for the season। Cotton, groundnut crops are also often grow together, है ना। इन्हें जो पैडी का प्लांट है या वीट का प्लांट है अगर हमने उस फील्ड में लगाए हैं तो उसके मिक्सिंग में हम पी प्लांट, बीन्स के प्लांट, सीरियल्स के प्लांट ग्रो कर सकते हैं अभी। और ये जो प्रोसेस है एक साथ वहाँ पर क्रॉपिंग करना, अलग अलग टाइप की, इसी को मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है। However, these natural methods alone are not enough to maintain the fertility of the soil and farmer have to add the manure and fertilizer
फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो फार्मर है अपने फील्ड में टाइम टू टाइम जब भी फर्टिलाइजर की या मैन्योर की जरूरत होती है वो टाइम टू टाइम अपने फील्ड में उसको फिल करते जाता है। और इस प्रोसेस को जितने बार यानी जितने बार वहाँ पर ग्रो करता है प्लांट उतने बार उसको रिपीट करते करते जाता है। देन नेक्स्ट है यूजिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मैन्योर आर organic substances obtained from the dead plant and animal waste. Green manure is made from crop grows specifically to be plugged into the soil while still green. देखिए जो मैन्योर होता है जिसको हम खाद बोलते हैं है ना, तो ये जो खाद है ये कैसे बनता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट्स और एनिमल्स जब वो डेड हो जाते हैं तब या उनसे आने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे मैन्योर तैयार किया जाता है जिसको हम खाद बोलते हैं नेचुरल। लाइक जो गोबर का खाद होता है इसको भी हम क्या बोलते हैं नेचुरल मैन्योर बोला जाता है इसको। देन लेग्यूम, राई ग्रास, फिनुग्रीक एक्सेट्रा टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यानी ये जितने भी प्लांट्स है ये वहाँ पर ग्रो होते हैं, ग्रो होकर उस फील्ड में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको उसका बैलेंस बनाकर रखते हैं उस फील्ड में। एनिमल मैन्योर कंसिस्ट ऑफ द एनिमल वेस्ट कंपोस्ट इन अ मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द decomposition of the dead plant and animal waste। कंपोस्ट आप सभी को पता है, कंपोस्ट मीन्स जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है या हमारे घर से निकलने वाला किचन से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको अगर हम एक जगह जमा कर देंगे तो वो क्या होगा डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होके हमको कंपोस्ट के रूप। नेक्स्ट है एनिमल मैन्योर कंसिस्ट ऑफ एनिमल वेस्ट कंपोस्ट इज manure obtained by the decomposition of dead plants and animal waste। हम सभी को पता है कि जो मैन्योर में है कंपोस्ट है वो कंपोस्ट कैसे बना हुआ होता है, एनिमल वेस्ट या डेड प्लांट से बना हुआ होता है। कंपोस्ट इज मेड बाय द burying all available organic material in a pit with alternating layer of soil। और ये जो कंपोस्ट है वो सॉइल के ऊपर अल्टरनेट एक लेयर बनाते हुए जाता है। जैसे ये कोई प्लांट है बहुत बड़ा, उसके नीचे बहुत सारे लीफ गिरे हुए हैं या छोटी छोटी लकड़ियां गिरी हुई है, वो धीरे धीरे क्या होता है डिकम्पोज होता है और अपने आसपास के फील्ड को क्या देता है कंपोस्ट के रूप में एक मैन्योर देता है, जो अगर वहाँ पर कोई दूसरे प्लांट ग्रो होते तो उनको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलता है। देन नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड फंगी इज द लेयर ऑफ सॉइल स्पीड ऑफ द डिकम्पोजिशन। और दूसरे है जो बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया क्या करते हैं, कोई भी यानी जैसे लीफ गिरा हो या डेड इंसेक्ट्स गिरा हो उसको डिकम्पोज करने का काम करता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये भी जो सॉइल में जो फर्टिलाइजर है उसके वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है फंगी। फंगी हम सभी ने पढ़े हैं कि फंगी कहाँ पे ग्रो होता है, डेड और डीके मटेरियल पर। और ये भी क्या करता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। कंपोस्ट इन रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बट नॉट इन सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यानी जो कंपोस्ट है उसमें ये चीजें क्या रहती है बहुत कम रहती है या नहीं रहती। देन वो कौन से नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है इनको फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है, एक स्पेशल केमिकल्स होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी प्लांट के ग्रोथ होने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो फर्टिलाइजर में बनाया यानी ह्यूमन ने बनाया है, ऐसे वैल्यूम के द्वारा तैयार किए हैं कि उसमें
उसमें उतने ही मात्रा में नाइट्रोजन है जितना प्लांट को लगना चाहिए, फास्फोरस है और पोटेशियम है। देन द मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर आर NPK fertilizer. NPK means N means nitrogen, P means potassium और P means phosphorus और K means potassium. Then are the rich in nitrogen, phosphorus, potassium, salt. They are easy to store and handle since they are soluble in water. They are directly absorbed by plant and greatly increase crop yielding. यानी ये जो फर्टिलाइजर है अगर फार्मर अपने फील्ड में उसको डालता है तो वहाँ पे जितने भी क्रॉप्स है उनको क्विकली जो न्यूट्रिएंट है वो मिलता है और अच्छी तरह से वो प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है। देन नेक्स्ट है हाउएवर, और उसमें उत्पादन भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है जहाँ पर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। हाउएवर इफ ओवर यूज फर्टिलाइजर हार्म टू सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस, यानी अगर हम ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अगर हमने क्या डाल दिए, फर्टिलाइजर डाल दिए तो सॉइल इरोजन हो सकता है या आसपास जितने भी प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। Excess fertilizer get washed into water bodies and harm aquatic animal. अगर हमने किसी फील्ड में क्या किए, फर्टिलाइजर का यूज किए और आसपास अगर कोई नदी है तो अगर भारी बारिश हुई तो वो जो फर्टिलाइजर है वो बहकर कहाँ जाएगा, नदी में, और नदी में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें हार्मफुल इफेक्ट होगा, वो डेड हो जाएंगे या उनके जो छोटे छोटे बेबीज है वो डिस्ट्रॉय पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। देन फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, यानी फर्टिलाइजर और मैन्योर में यही अंतर है कि जो फर्टिलाइजर है उसको फैक्ट्री में बनाया जाता है और जो मैन्योर है वो नेचुरल प्रोसेस से हमारे फील्ड में बनता है। फार्मर नॉर्मली यूज कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, लेकिन हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो एक बैलेंस बनाकर दोनों का यूज करते हैं, मैन्योर का भी और फर्टिलाइजर का भी। In which grass was the growth faster, that is in which grass did the seedling become tallest, which grass shows better growth of seedling, that is which grass show healthy seedling। यानी जिस फील्ड में अगर हमने क्या किए, फर्टिलाइजर या मैन्योर का यूज किए तो वो जो सीडलिंग है वो कैसा होगा, हेल्दी भी होगा और बहुत फास्ट ग्रोथ होगा, उसमें जो ग्रोथ प्रोसेस है वो कैसा होगा, बहुत ही फास्ट। तो यहाँ पे हमने मैन्योरिंग जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इरिगेशन। आपका आज का होमवर्क है ड्रॉ, आपको ये हार्वेस्टर्स बनाने हैं। पहला है डायग्राम ऑफ एंड सीड ड्रिल। आपको आपके कॉपी में ये दोनों डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है।